हेलो दोस्तों, वेलकम। कैसे हैं आप सभी लोग। तो कल तक हम लोगों ने पढ़ लिया था होम रूल मूवमेंट और वर्ल्ड वॉर वन के टाइम पर क्या क्या डेवलपमेंट हुए। 1919 में वर्ल्ड वॉर वन एंड हो जाती है, ठीक है। लेकिन वर्ल्ड वॉर वन के टाइम पर 1915 से एरा ऑफ मास नेशनलिज्म एक तरीके से शुरू होता है। नॉट फ्रॉम द 1915, 1919 से, जब महात्मा गांधी जी का इमरजेंस होता है, यानी कि महात्मा गांधी जी जब सीन पर आते हैं। और ये जो एरा है, मीन्स जो मूवमेंट्स अब महात्मा गांधी जी लीड करेंगे, दैट वी कॉल्ड एज द एरा ऑफ मास नेशनलिज्म। होम रूल, हमने जाना कि होम रूल मूवमेंट जो है वो किस तरीके से बेस एक प्रोवाइड करता है गांधीयन पॉलिटिक्स के लिए। और साथ ही साथ में हम यहाँ पर जब इमरजेंसी ऑफ महात्मा गांधी जी यहाँ पर पढ़ेंगे तो महात्मा गांधी जी के जितने भी मूवमेंट्स हैं उनके साथ साथ हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को भी पढ़ेंगे। चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, खेड़ा सत्याग्रह, रोलेट एक्ट सत्याग्रह, फिर जलियांवाला बाग मैसेकर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919, क्या उसके प्रोविजंस थे। और फिर उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ठीक है। तो एक तरीके से देखा जाए तो 1917 से लेकर के 1922 तक का जो हिस्ट्री का पार्ट है, ठीक है, वो हम हमारे आज के इस सेशन में कवर करने वाले हैं दोस्त। ठीक दोस्त, तो ये हम शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं द इमरजेंस ऑफ महात्मा गांधी जी से। याद, महात्मा गांधी जी मोहनदास करमचंद गांधी, वी ऑल नो दैट इनका बर्थ 2 अक्टूबर 1989 में होता है पोरबंदर, गुजरात में एक जगह है। काठियावाड़ फैमिली वहाँ पर रूल किया करती। काठियावाड़ फैमिली में जो है पोरबंदर में इनका बर्थ होता है। इनके जो फादर हैं वहाँ के गायकवाड्स के, वहाँ के लोकल रूलर के दीवान हैं। और फिर ये जाते हैं इंग्लैंड पढ़ाई करने के लिए। लॉयर हैं मोहनदास करमचंद गांधी, जो कि साउथ अफ्रीका में दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी नाम की कंपनी है, वहाँ पर ये उनका क्लाइंट है। तो ये उनको साउथ अफ्रीका लेकर के जाते हैं। अब जब गांधी जी साउथ अफ्रीका पहुँचते हैं तो यार ये पूरी कहानी हम लोगों ने सुनी हुई है, हम सबको पता है कि जब गांधी जी साउथ अफ्रीका पहुँचते हैं तो वहाँ पर वो खरीदते हैं एक फर्स्ट क्लास का टिकट ट्रेन का। लेकिन उनको फर्स्ट क्लास में एंटर नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि वो एक इंडियन है, एक एशियन है, ब्लैक इन कलर है, ठीक है। तो यहाँ पर जो वाइट रेसिज्म और ह्यूमिलिएशन जो उनको झेलने को मिलती है, जो एशियंस के साथ ट्रीटमेंट होता है, भैया उनको मालूम पड़ता है कि कितना बुरा कंडीशन है। उनको सामान सहित ट्रेन से बाहर फेंक दिया जाता है। दिस वी ऑल नो, ये हमने खूब सारी स्टोरीज में सुना हुआ भी है। तो यहाँ पर उनको ये एक स्टैंस, अगली फेस मिलता है। और फिर वो डिसाइड करते हैं अपनी क्लाइंट के सारे केसेस को सॉल्व करने के बाद कि वो अफ्रीका में रुकेंगे, साउथ अफ्रीका में रुकेंगे। और वहाँ पर जो इंडियन वर्कर्स हैं उनके लिए वो मूवमेंट ऑर्गेनाइज करेंगे, फाइट करेंगे। साउथ अफ्रीका में 1897 से लेकर के 1914 तक गांधी जी साउथ अफ्रीका में रहते हैं, जहाँ पर वो साउथ अफ्रीका में रहने वाले इंडेंचर्ड इंडियन लेबर्स, मर्चेंट्स एंड एक्स इंडेंचर्ड लेबर्स के लिए मूवमेंट लीड करते हैं, ठीक है। ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है गांधी जी साउथ अफ्रीका में लीड करते हैं। देखो भैया, अभी बात ध्यान रखना, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का मतलब होता है कि जितने भी सिविल लॉज हैं उनको डिसोबे करना, ठीक है। जितने भी सिविल लॉज हैं उनको डिसोबे करना। अब यहाँ पर वो क्या करते हैं, वो इंडियंस के साथ साथ नेटिव अफ्रीकन्स का भी सपोर्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा है। और जो इंडियंस यहाँ पर रह रहे हैं, अब इंडियंस आए कहाँ से यहाँ पर? इंडियन साउथ अफ्रीका में कहाँ से आ गए भैया? जो इंडेंचर्ड लेबर्स हैं भैया, जो प्लांटर्स हैं, वो अपने साथ में इंडियंस को लेके वहाँ पर माइनिंग कराया। साउथ अफ्रीका, वी ऑल नो दैट डायमंड, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डायमंड, फिर गोल्ड का भी रिजर्व काफ़ी अच्छा है साउथ अफ्रीका में, है ना। ज्योग्राफी में पढ़ाई होगा आप लोगों ने। तो यहाँ पर माइंस में काम कराया, प्लस साथ ही साथ में जो नेबरिंग नेशंस हैं अफ्रीका में, वहाँ पर माइंस में काम कराया। और उसके बाद में उनका जब कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया तो फ्री हो गया। तो वो जो इंडेंचर्ड लेबर है वो साउथ अफ्रीका में ही रिसाइड कर गई, वहीं पर बस गई, वहीं पर रह रही है। तो भैया एशियन है तो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होना ही है। तो भैया जो ये इंडियंस हैं ये मोस्टली इलिटरेट हैं, इनको इंग्लिश आती नहीं है। और इन्होंने कहा कि भाई अब तो ऐसे ही जीना है हमको, घर भी जाके क्या करेंगे, वहाँ पर भी क्या कुछ मिलने वाला है, ठीक है। बेसिक राइट्स नहीं है, राइट टू वोट नहीं है, रात को 9 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकल सकते, अनहाइजीनिक कॉलोनीज में इनका रहना, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये कंडीशन है इंडियंस की साउथ अफ्रीका में। और गांधी जी जो है यहाँ पर इन इंडियंस की जो एक कंडीशन है इसके अगेंस्ट में आवाज़ उठाते हैं। सबसे पहले अगेन वही बात, ब्रिटिश सेंस ऑफ जस्टिस की। भैया
साउथ अफ्रीका में जो इंडियंस हैं, साउथ अफ्रीका में जो नेटिव्स की कंडीशन है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट को नहीं पता, तो लिखो भैया पिटीशंस, कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन करो, भेजो उनको लेटर्स, पैम्पलेट्स बांटो, लोगों को फिर से पोलिटिसाइज करो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, यानी कि वही मॉडरेट टेक्निक। 1906 तक गांधी जी करते हैं, तब तक उनको कुछ भी बेनिफिट नहीं मिलता, कुछ भी उनको बेनिफिट नहीं मिलता। ठीक है, वो एक नेटाल इंडियन कांग्रेस एक वो स्टैब्लिश करते हैं नेटाल प्रोविंस में, नेटाल रीजन में, और इंडियन ओपिनियन नाम का एक न्यूज़पेपर स्टार्ट करते हैं। इंडियन ओपिनियन नाम का एक न्यूज़पेपर वो स्टार्ट करते हैं, जिससे कि वो वहाँ पर रहने वाले जितने भी इंडियंस हैं, डिफरेंट सेक्शंस हैं, उन सबको वो यूनाइट कर पाएँ। ठीक है, लेकिन सही मायने में देखा जाए तो उनका जो टेक्निक है वो 1906 से शुरू होता है, द टेक्निक ऑफ सत्याग्रह, द टेक्निक ऑफ सत्याग्रह, वो यहाँ पर इवॉल्व करते हैं इस टेक्निक को। बेसिकली ये टेक्निक कुछ नहीं, ये बेसिकली टेक्निक जो है ये पैसिव रेजिस्टेंस की ही टेक्निक है, दैट इज द बाइकॉट। ठीक है, यहाँ पर साथ में डिसओबे भी लगा दिया गया, यानी कि हम बाइकॉट तो कर ही रहे हैं चीज़ों का, साथ ही साथ में हम जो लोकल रूल्स हैं उनको भी डिसओबे कर रहे हैं। ठीक है, उनको भी हम डिसओबे कर रहे हैं। तो सेकंड फेज ऑफ स्ट्रगल जो है वो गांधी जी का 1906 से शुरू होता है, जिसको नाम वो देते हैं सत्याग्रह, जिसका नाम वो देते हैं सत्याग्रह। और पहला सत्याग्रह वो स्टार्ट करते हैं रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए। भैया साउथ अफ्रीका में एक नया कानून पास होता है, एक नया लॉ बनता है कि जितने भी इंडियंस वहाँ पर रह रहे हैं ये कंपलसरी है उनके लिए। क्या है? कंपलसरी है कि वो अपना रजिस्ट्रेशन का जो सर्टिफिकेट है विद देयर फिंगरप्रिंट्स वो वहाँ पर अपने साथ कैरी करेंगे, वो कैरी करेंगे। अब गांधी जी ने कहा कि नहीं भैया, इंडियंस हैं, इंडियंस के साथ साथ ऐसा लेजिस्लेशन जो है वो ब्रिटिशर्स के लिए भी बनाया जाए, यूरोपियंस के लिए भी बनाया जाए। लेकिन भैया ओहो, ये तो डिस्क्रिमिनेशन ही हो गया, डिस्क्रिमिनेटरी मेजर हो गया। तो यहाँ पर गांधी जी बोलते हैं कि इसके अगेंस्ट में हम उठाएंगे आवाज़, और गांधी जी एक पैसिव रेजिस्टेंस एसोसिएशन फॉर्म करते हैं। गांधी जी एक पैसिव रेजिस्टेंस एसोसिएशन फॉर्म करते हैं, जिसके लिए गांधी जी को जेल भी कर दिया जाता है, जेल भी कर दिया जाता है। और जो अदर्स हैं जो रिफ्यूज़ कर रहे हैं अपने आप को रजिस्टर करने के लिए, वो यहाँ पर जो है ये, अब यहाँ पर ये लॉ है, यस ये सिविल लॉ है, इसको डिसोबे करना। तो ये गांधी जी का पहला सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था, ये गांधी जी का पहला सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था। क्योंकि यहाँ पर फिर जब गांधी जी इसको डिसोबे करते हैं, साथ में और भी इंडियंस जो है रिफ्यूज़ कर देते हैं अपने आप को रजिस्टर करने के लिए, ठीक है, तो यहाँ पर जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं वो डिसीट मेथड्स को अडॉप्ट करना शुरू कर देती हैं, डिसीट मेथड्स को। और गांधी जी की लीडरशिप में जब इन सब सर्टिफिकेट्स का मास बर्नआउट होता है, पब्लिकली बर्नआउट होता है, तो ये कैंपेन एक प्रोटेस्ट में कन्वर्ट हो जाता है, ये कैंपेन एक प्रोटेस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। रिस्ट्रिक्शंस इंडियन माइग्रेशन के ऊपर लेजिस्लेशन में लगा दी जाती है और इन लॉज को डिफाई किया जाता है। नेटाल प्रोविंस से लेकर के जो है वो ट्रांसवाल तक जो है ये जो है माइग्रेट करते हैं, इन सिविल लॉ को डिफाई करते हैं। 1906 में पॉलिटिसाइज करने के लिए, लोगों को ट्रेन करने के लिए गांधी जी फिनिक्स फार्म ये इस्टेब्लिश करते हैं, और 1910 में टॉल्स्टॉय फार्म ये इस्टेब्लिश किया जाता है। ये फिनिक्स फार्म नेटाल रीजन में और टॉल्स्टॉय फार्म ट्रांसवाल रीजन में यहाँ पर जो है बनाया जाता है। तो ये गांधी जी के दो फार्म हैं, दो आश्रम हैं एक तरीके से, फिनिक्स आश्रम एंड टॉल्स्टॉय आश्रम। जैसे साबरमती आश्रम, वार्धा आश्रम इंडिया में बने हैं ना, तो उस तरीके से ये साउथ अफ्रीका में ये आश्रम्स बनाए जाते हैं। अब आती है बारी पोल टैक्स की। भैया एक और लॉ आ गया कि 3 पाउंड का एक पोल टैक्स जो एक्स इंडेंचर्ड लेबर्स हैं उनके ऊपर लगाया जाएगा। गांधी जी बोलते हैं कि इसको एबॉलिश करो, इसको एबॉलिश करो। इसके बाद एक और लॉ आता है इंडियन मैरिजेस का इनवैलिडेशन। जो इंडियन मैरिजेस क्रिश्चियन पद्धति के साथ नहीं हुई है, मीन्स नॉट एज पर द क्रिश्चियन राइट्स एंड रिचुअल्स, उन सारी मैरिजेस को जो है इलीगल डिक्लेयर किया जाता है। ओ माय गॉड, ये क्या हुआ? अब तक तो टैक्स वैक्स और ये सब सर्टिफिकेट्स और ये सब था, लेकिन अब तो सीधे सीधे अपने घर के ऑनर की बात आ गई यार। यस, जितने भी मुस्लिम्स, हिंदू मुस्लिम्स, पारसीस मैरिजेस हैं वो सब इलीगल हो गई इस तरीके से, है ना, इस तरीके से सब इलीगल हो गई। यानी कि जो सन्स हैं, जो चिल्ड्रंस हैं वो सब इलेजिटिमेट हो गए।
वो इलेजिटिमेट हो गए। यानी कि भैया सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि जितने भी जो मैरिजेस हैं उन सबको रजिस्ट्रार ऑफ मैरिजेस में रजिस्टर करना ज़रूरी है, अब तक नहीं हुए हैं तो वो मैरिज इल्लीगल है, वो मैरिज इल्लीगल है। अब यहाँ पर ये इंसल्ट थे इंडियंस की, उनके वेमेंस के ऑर्डर, डिग्निटी, ऑनर का इंसल्ट है, तो ये मूवमेंट स्टार्ट होता है। यहाँ पर प्रोटेस्ट करते हैं इंडियंस, इलीगली माइग्रेट करते हैं फ्रॉम नटाल टू ट्रांसवाल। इंडिया के अंदर भी इस मूवमेंट को सपोर्ट किया जाता है। गोपाल कृष्ण गोखले की एक सोसाइटी है, द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, वहाँ से वॉलंटियर्स साउथ अफ्रीका भेजे जाते हैं जो कि गांधी जी की मदद करते हैं। लॉर्ड हार्डिंग इंटरफियर करते हैं, इस रिप्रेशनरी मेजर को कंडेम करते हैं, इंटरफेयर करते हैं और गांधी जी नेगोशिएशन शुरू कर देते हैं। लॉर्ड हार्डिंग, गांधी जी, CF एंड्रयूस एंड द गवर्नर जनरल स्मट। और फिर यहाँ पर एक एग्रीमेंट होता है कि जो इंडियन डिमांड्स हैं, पोल टैक्स, रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टिफिकेट्स एंड मैरिज सोलमाइज्ड, इन सब को इंडियन राइट्स के अकॉर्डिंगली बनाया जाए। ये सब को एबॉलिश कर दिया जाता है और गांधी जी की विक्ट्री हो जाती है। तो इंडियंस की जो कंडीशन थी साउथ अफ्रीका में, उसके अगेंस्ट में गांधी जी वॉइस रेस करते हैं। देखो भैया, यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि गांधी जी जब इंडिया आते हैं तो वो इतने पॉपुलर क्यों हो जाते हैं, तुरंत, क्विक, तुरंत क्यों हो जाते हैं? कोई गांधी जी ने जो भी कुछ यहाँ पर किया वो मासेस के लिए किया। किसके लिए किया? लेबर क्लास के लिए, ठीक है, लोअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, उनके लिए किया। खैर, हालांकि अफ्रीका में जो लोअर सेक्शन थी सोसाइटी की वो एशियंस की थी, नेटिव्स की थी, ठीक है, तो उनके अपलिफ्टमेंट के लिए उन्होंने वर्क किए। जो भी जो लॉज जो साउथ अफ्रीकन में पास किए गए, लेजिस्लेशन जो बनाए गए, जो कानून बनाए गए, ठीक है, जो मतलब बहुत ही ज़्यादा रिप्रेसिव थे, ठीक है, तो उन लॉज के अगेंस्ट में उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट या पैसिव रेजिस्टेंस की ये टेक्निक, ये जो है इवॉल्व करी, ठीक है, इसको लेकर के आए। तो मासेस में गांधी जी हो गए पॉपुलर और इस चीज़ को पॉपुलराइज किया इंडिया के अंदर इंडियन न्यूज़पेपर्स ने, पैम्पलेट्स ने, लीडर्स ने, ठीक है, ये जब वो पोलिटिसाइज करते थे लोगों को, तो इससे गांधी जी की पॉपुलरिटी पहले से ही एग्जिस्ट करती थी। और जैसे ही वो इंडिया आए तो मासेस को लगा कि यार अब तो कुछ होगा, लेकिन सीन कुछ और था, सीन कुछ और बना, ठीक है। तो जब गांधी जी जैसे ही इंडिया आते हैं जनवरी 1915 में, ठीक है, तो जो उनके पॉलिटिकल गुरु हैं, यस, गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु कौन हैं? पॉलिटिकल गुरु हैं गोपाल कृष्ण गोखले, ये उनके पॉलिटिकल गुरु हैं। और वो ये बोलते हैं कि देखो भाई, इंडिया की कंडीशन और साउथ अफ्रीका की जो कंडीशन है उसमें अंतर है। यस, डिफरेंस है, बिल्कुल है डिफरेंस। तो यहाँ पर जो है गांधी जी डिसाइड करते हैं कि वो पूरे एक साल कंट्री का टूर करेंगे। कंडीशंस, जो मासेस की कंडीशन है वो खुद देखेंगे, खुद समझेंगे, उसके बाद वो डिसाइड करेंगे कि किस तरीके से उनको मूवमेंट स्टार्ट करना है, ठीक है, एक साल, ठीक है। जो पॉलिटिकल करंट्स हैं, जो भी प्रिवेल कर रहा है इंडिया के अंदर, जो भी पॉलिटिक्स है, ये चीज़, ठीक है। तो उस टाइम पर होम रूल मूवमेंट चल रहा था। 1916 में होम रूल मूवमेंट स्टार्ट हुआ। गांधी जी ट्रैवल कर रहे थे पूरा इंडिया 1916 में, ठीक है। यस, वो सारे टेक्निक्स, सब कुछ जो भी इंडिया के अंदर प्रेवलेंट था उसको देख रहे थे। होम रूल मूवमेंट के वो पूरी तरीके से अगेंस्ट में भी थे, ये मैंने कल आपको बताया भी था, ठीक है। उन्होंने सपोर्ट किया ब्रिटेन को, उन्होंने कहा कि होम रूल मूवमेंट जो है ये गलत मूवमेंट है। इवन वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे भी उन्होंने ब्रिटेन को सपोर्ट किया, यस, लेकिन वो इंपीरियलिज्म के अगेंस्ट में थे, फासिज्म, नाजिज्म, इस चीज़ के अगेंस्ट में थे और ब्रिटेन लड़ रहा था, तो इसीलिए उन्होंने कहा कि नहीं, अब इसके सपोर्ट करना चाहिए। हालांकि उस समय का सीन कुछ और था, हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम लौट के आते हैं इस टाइम पर, ठीक है। अब यहाँ पर जितने भी जो पूरा इंडिया जब उन्होंने घूमा, तब वो ये समझे कि भैया यहाँ पर इंडिया में सिर्फ एक ही टेक्निक काम कर सकती है जो कि केपेबल है मीटिंग द सेम एम को, एंड दैट वाज द नॉन वायलेंट सत्याग्रह। नॉन वायलेंट सत्याग्रह, उन्होंने कहा कि नॉन वायलेंट मेथड में अगर हम कोई भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, बनाएंगे और मूवमेंट स्टार्ट करेंगे, तो हमको हो सकता है एक पॉजिटिव आउटकम मिल जाए, पॉजिटिव रिजल्ट मिल जाए। और यस, कुछ हद तक वो सही था, लेकिन अब भैया एक्सपेरिमेंट करना ज़रूरी था, तो एक्सपेरिमेंट कैसे करेंगे यार?
भाई पायलट प्रोजेक्ट, भाई कोई भी हम जो प्रोजेक्ट बनाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो सबसे पहले हम उसको पायलट फॉर्म में यानी कि शॉर्ट फॉर्म में, छोटे रूप में उसे अप्लाई इम्प्लीमेंट करते हैं, फिर उसके रिजल्ट्स देखते हैं, फिर उसे बड़े रूप में लेके जाते हैं। तो भाई जब गांधी जी पूरे इंडिया का टूर कर रहे थे, और मैंने कहा कि गांधी जी वैसे ही मासेस में पॉपुलर थे, तो एक पर्सन थे, उनका नाम था राजकुमार शुक्ला। वो गांधी जी से लखनऊ रेलवे स्टेशन पे आके मिलते हैं। मिलने के बाद उनसे चंपारण के बारे में डिस्कस करते हैं। गांधी जी उनको मना कर देते हैं, बोलते हैं नहीं यार, मैं अभी 1 साल जो है कोई भी किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करूंगा, मैं पूरे इंडिया का टूर कर रहा हूँ, ठीक है, उसके बाद मैं सारी चीज़ें देखूंगा, समझूंगा, फिर मैं डिसाइड करूंगा। राजकुमार शुक्ला वापस चंपारण लौट जाते हैं और गांधी जी अपना टूर एज यूजुअल कंप्लीट करते हैं। कंप्लीट करने के बाद में अभी मैंने बताया आपको कि नॉन वायलेंट पैसिव रेजिस्टेंस इज़ द ओनली टेक्निक, दैट इज़ द सत्याग्रह। अब गांधी जी को ये अप्लाई करना है, तो गांधी जी को याद आता है चंपारण। अब वो जाते हैं चंपारण, वो पहुंचते हैं चंपारण। अब चंपारण का इशू क्या था? चंपारण का इशू था 3 कठिया सिस्टम। क्या था इशू? वहाँ का इशू था 3 कठिया सिस्टम, यानी कि 3/20 जो पार्ट था लैंड का, वहाँ पर यूरोपियन प्लांटर्स जो हैं वो इंडिगो ग्रो करते थे। इंडिगो यानी कि नील, ठीक है, यस, नील रंग की एक क्रॉप है ये बेसिकली डाई बनाने के काम में आती थी। ये बेसिकली डाई बनाने के काम में आती थी, ब्लू कलर बनाने के लिए, ठीक है। और ये बहुत पहले से चल रहा था। नील दर्पण, इसके ऊपर एक नावल भी लिखा हुआ है बंकिम चंद्र चटर्जी ने, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ, लेट 19th सेंचुरी में यानी कि 1890s में जैसे ही जर्मन सिंथेटिक डाई मार्केट में आती है, ये इंडिगो से बनाने का, डाई बनाने का जो टेक्निक है ये खत्म हो जाता है, ये ऑब्सोलीट हो जाता है, इंडिगो की डिमांड खत्म हो जाती है। अब यूरोपियन प्लांटर्स जो है वो जो ज़मीन है उससे हाई रेंट जो है फार्मर से लेना स्टार्ट कर देते हैं, इलीगल ड्यूज लेना शुरू कर देते हैं ताकि वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकें। और पीजेंट्स जो हैं, यस, पीजेंट्स जो हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं कि भैया इससे पहले कि इंडिगो की डिमांड खत्म हो, इससे पहले पीजेंट किसी और क्रॉप की तरफ मूव ऑन करे, हम जितना पैसा हो सकता है उनसे ले लो। तो ये जो है राजकुमार शुक्ला उनको बता के जाते हैं, सारी चीज़ें उनको समझा के जाते हैं गांधी जी को। तो गांधी जी को ये सारी चीज़ें याद हैं। अब गांधी जी पहुंचते हैं बिहार, चंपारण। यहाँ पर उनकी मुलाकात होती है राजेंद्र प्रसाद जी से। किससे? राजेंद्र प्रसाद जी से। मजहर उल हक, महादेव देसाई, ठीक है, नरहरि पारिक, जेबी कृपलानी, ये उनके फ्रेंड बनते हैं और ये सारे के सारे पहुँचते हैं कहाँ पर? चंपारण। जैसे ही खबर मिलती है लोगों को कि महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी आ रहे हैं, तो वो सब उनके स्वागत के लिए पहुंच जाते हैं, ठीक है, यस, उनके स्वागत के लिए चंपारण गांव जो डिस्ट्रिक्ट है उसके बाहर वहाँ तक पहुंच जाते हैं। लोकल अथॉरिटीज़ को भी मालूम पड़ता है कि गांधी जी आ रहे हैं, तो वो ऑर्डर पास करते हैं कि गांधी जी जितना जल्दी हो सके ये एरिया छोड़ के चले जाएं, नहीं तो हम आपको अरेस्ट कर लेंगे। मैंने देखो बोर्ड पे लिखा हुआ है फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस, तो भैया ये लॉ था, ये कानून था, ये बनाया गया, इसको गांधी जी ने डिसओबे किया, तो ये क्या बना? उनका फर्स्ट सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। गांधी जी ने इस लॉ को डिसओबे किया, बोले ठीक है, मैं गांव में एंटर करूंगा, मैं चंपारण डिस्ट्रिक्ट में एंटर करूंगा, आप मुझे अरेस्ट करना चाहो कर लो, ठीक है। लो भैया, गांधी जी पहुंच गए चंपारण। जैसे ही वो चंपारण पहुंचे, ठीक है, तो यहाँ पर पैसिव रेजिस्टेंस या सिविल डिसोबीडियंस जो था वो उन्होंने इस अनजस्ट ऑर्डर के अगेंस्ट में अप्लाई किया। अथॉरिटीज़ रिट्रीट करने पर मजबूर हो गई। गांधी जी ने पूरी इंक्वायरी बनाई, गवर्नमेंट को मजबूर कर दिया कि वो एक कमेटी को अपॉइंट करें टू लुक इनटू द मैटर, ठीक है। और गांधी जी को उस कमेटी का एक मेंबर बनाया। गांधी जी ने बड़े हार्ड डिस्कशन के बाद में जो है कन्विंस कर लिया कि जो ये 3 कठिया सिस्टम है इसको एबॉलिश किया जाए, पीजेंट्स को कंपनसेशन दिया जाए जो इलीगल ड्यूज एक्सट्रैक्ट किए गए हैं, ठीक है। और एज अ कॉम्प्रोमाइज 25% जो है अमाउंट फार्मर्स को वापस दिया जाने का तय हुआ। लोगों ने कहा 100% चाहिए, गांधी जी बोले कि अभी 25% रखो, अपन बाद में देखेंगे इसको, ठीक है। 25% ड्यूज जो है, इलीगल ड्यूज जो एक्सट्रैक्ट किए गए थे, मतलब अमाउंट जो एक्सट्रैक्ट किया गया था उसका 25% एज अ कॉम्पनसेशन
फार्मर्स को, चंपारण के फार्मर्स को मिला, पीजेंट को मिला। ठीक है, गांधी जी बैटल जीत गए। अब देखो भैया, फर्स्ट ओवर, फर्स्ट बॉल, क्लीन बोल्ड, ब्रिटिशर्स, फार्मर्स चंपारण के खुश हो गए। गांधी जी, यस, फर्स्ट बॉल पे फर्स्ट विकेट गांधी जी को मिली। ठीक है, तो गांधी जी पॉपुलर हो गए यहाँ पर। अब सेकंड बैटल शुरू होती है जब गांधी जी को मालूम पड़ता है कि अहमदाबाद में हो गई स्ट्राइक। ये गांधी जी की पहली हंगर स्ट्राइक है। ठीक है, गांधी जी डिसाइड करते हैं कि जो अहमदाबाद में मिल ओनर्स हैं, जो अहमदाबाद में मिल ओनर्स हैं, ठीक है, और वर्कर्स हैं, उनके बीच में जो टेंशन चल रही है वो उसमें इन्वॉल्व होंगे, वो उसमें इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, नाउ टेंशन क्या थी? सबसे पहला था वॉर टाइम मिजरीज। भैया 1914 से लेकर 1990 तक वॉर थी, इंडियन गुड्स की भी डिमांड थी, तो ज़्यादा काम करना, तो नंबर ऑफ आवर्स बढ़ गए, नंबर ऑफ आवर्स बढ़ गए तो थोड़ा सा रेम्युनरेशन बढ़ा, प्लस प्लेग फैला तो प्लेग बोनस मिला वर्कर्स को ताकि वो काम कर सकें वहाँ पर, वहाँ से भागे नहीं, एक्स्ट्रा पैसे मिल रहे हैं तो ओके, दे विल वर्क। ठीक है, जैसे ही प्लेग खत्म हुआ, वॉर खत्म हुआ तो बोनस भी खत्म हुआ, तो वर्कर्स ने स्ट्राइक कर दिया, वर्कर्स ने स्ट्राइक कर दिया। वर्कर्स ने कहा कि हमें चाहिए 35% इंक्रीमेंट, हमको चाहिए हमारी डेली वेजेस में 35% का इंक्रीमेंट। इंडस्ट्रियलिस्ट बोले, मिल ओनर्स बोले कि हम सिर्फ 20% दे सकते हैं, इससे ज़्यादा हम नहीं दे पाएंगे आपको। ठीक है, स्ट्राइक हो गई, स्ट्राइक हो गई। अनुसुईया बैन जो कि गांधी जी की फॉलोअर थी, एक सोशल वर्कर थी, ठीक है, एक अहमदाबाद मिल ओनर्स एसोसिएशन की वो प्रेसिडेंट भी थी, जो उन्होंने फाउंड किया था 1891 में, गांधी जी की वो फॉलोअर भी थी। वो गांधी जी को बुलाती हैं, बोलती हैं कि आप इस मैटर में इंटरवीन करो, ठीक है, इंटरफियर करो। गांधी जी आते हैं, वर्कर्स की पूरी बात सुनते हैं और वर्कर्स को बोलते हैं कि भाई तुम अपने 35% का जो डिमांड है आपका, इस पर स्टिक रहना, इससे मत हटना। ओके, क्लियर है। देखो भैया, वर्कर्स हैं, डेली वेजर्स हैं, ठीक है, डेली वेजर्स हैं भाई, ठीक है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 10 दिन 12 दिन 15 दिन हो सकते हैं, प्रोलॉन्ग स्ट्रगल नहीं चल सकता, फिटीग आना ही आना है। ठीक है, गांधी जी को डर लगता है कि ये जो स्ट्रगल है, गलती से भी ये नॉन वायलेंट ना हो जाए। उनको ये लगता है ऐसा कि भाई एक वर्कर है, ठीक है, जब वो डेली अर्न करेगा तभी उसके घर में खाना बनेगा, रोटी बनेगी, चूल्हा जलेगा। ठीक है, अब उसके बच्चे भी हैं छोटे छोटे, तो लेकिन अभी पिछले 10-15 दिन से तो कुछ नहीं हो रहा है, तो ये थोड़ा बहुत तो प्रॉब्लम आएगा, टेंशन भी होगी, तो हो सकता है कि शायद वो एक वायलेंट रूप ले ले ये मूवमेंट। गांधी जी बिल्कुल नहीं चाहते थे कि वायलेंस हो। क्यों? क्योंकि अगर ये स्ट्राइक वायलेंट हो जाती तो ये वर्कर्स क्या करते, ये जितने भी मिल हैं उन सब में आग लगा देते। अब जो भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ था, जो भी ये मिल्स बने थे, डेवलप हुए थे, वॉर के टाइम पे भी इनको काफ़ी बेनिफिट भी हुआ था, ठीक है, तो वो सारा का सारा बेनिफिट जो है वो एक ही बार में ख़त्म हो जाएगा। तो गांधी जी इस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को भी ज़ीरो ग्राउंड पर नहीं लाना चाहते थे, तो उन्होंने कहा कि मैं रखूँगा हंगर स्ट्राइक। आपके मोटिव, आपका जो आपको रहना है नॉन वायलेंट ऑन द स्ट्राइक, ठीक है, मैं रखता हूँ फास्ट अनटू डेथ, जब तक प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हो जाएगी। अब यहाँ पर प्रेशर में आ गए मिल ओनर्स, यहाँ पर प्रेशर में आ गए मिल ओनर्स। उनका ये कहना था कि बॉस, अगर गांधी जी को कुछ हो गया, अगर मान लो गांधी जी ने फास्ट रखा है और अगर उनको कुछ हो गया तो ये वर्कर छोड़ेंगे नहीं, ये आग लगा देंगे। तो यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ होता है, यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ होता है और 35% का इंक्रीमेंट मिल जाता है वर्कर्स को। लो भैया, सेकंड बॉल सेकंड विकेट, अब रह गई हैट्रिक। इसी दौरान उनके पास पाटीदार बंधु आते हैं खेड़ा डिस्ट्रिक्ट से, खेड़ा से। खेड़ा में क्या होता है कि 1918 में क्रॉप्स फेल कर जाते हैं। रेवेन्यू कोड के हिसाब से अगर 1/4 से यील्ड कम है तो फार्मर को टैक्स पे नहीं करना है, वो रेमिटेड है, लेकिन अथॉरिटीज़ रिफ्यूज़ कर देती हैं इस रेमिशन को देने के लिए। पाटीदार बंधु आते हैं, वहाँ का कॉस्ट सुनाते हैं गांधी जी को। गांधी जी अभी अहमदाबाद में ही हैं, तो गांधी जी बोलते हैं कि ठीक है जाओ, तुम बस बोल दो कि गांधी जी आ रहे हैं, हम आ रहे हैं। पीजेंट्स कॉस्ट को सपोर्ट करने के लिए अथॉरिटीज़ को जैसे ही मालूम पड़ता है, दो अथॉरिटीज़ पहले बिल्कुल भी तैयार नहीं थे कि वो रेवेन्यू को छोड़ देंगे, उसके कारण क्या करता है कि वो पीजेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, है ना, जो उनके घर का सामान है, उसे कन्फिस्केट कर लेते हैं,
ये चीज़। अरे भैया जैसे ही अथॉरिटीज़ को मालूम पड़ता है गांधी जी आ रहे हैं तो अथॉरिटीज़ बोलती हैं कि अब भैया ठीक है हमको रेवेन्यू नहीं चाहिए, रहने दो, अगर आप पे कर सकते हो तो कर दो, पे नहीं कर सकते हो तो मत करो। मीन्स इफ़ यू आर एबल टू अफोर्ड, ठीक है, दैट हु कुड एबल टू अफोर्ड टू पे शुड पे। ऐसा कभी होता है क्या? अफोर्ड भी करें तो भी कोई पे करेगा टैक्स? नहीं करेगा। ये चीज़ तो गांधी जी को मिल गई तीसरी विकेट, यानी कि हैट्रिक। ओ माय गॉड, अभी तक कोई भी ऐसा कांग्रेस लीडर नहीं था जो मासेस में इतना पॉपुलर हो। ठीक है, गांधी जी ने फार्मर्स के लिए और वर्कर्स के लिए जो ये 3 विकेटें हासिल करी, यानी कि उनकी जितनी भी ग्रीवेंसेस थी उनको एक झटके में सॉल्व कर दिया ड्यू टू विथ द सत्याग्रह टेक्निक, द पैसिव रेजिस्टेंस टेक्निक। अरे वाह, वो तो नेशनल हीरो हो गए, वो तो नेशनल हीरो हो गए। ठीक है, खेड़ा सत्याग्रह में गांधी जी को मिलते हैं सरदार पटेल, वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, वो उनके फॉलोअर बनते हैं, इंदुलाल याग्निक ये इनके फॉलोअर बन जाते हैं। वल्लभ भाई पटेल, इनको सरदार का जो टाइटल है वो 1928 में बारडोली सत्याग्रह के टाइम पर वहाँ की जो फीमेल्स हैं वो देते हैं उनको सरदार का टाइटल, द आयरन मैन ऑफ इंडिया। ठीक है दोस्त, ये चीज़। अब आता है रोलेट एक्ट, फर्स्ट मास स्ट्राइक। गांधी जी के तीनों पायलट प्रोजेक्ट सक्सेसफुल। ठीक है, बोले यार अब कुछ बड़ा किया जाए, अब कुछ ऑल इंडिया लेवल पर किया जाए। ठीक है, ये चीज़। वॉर खत्म हो गई, रोलेट सत्याग्रह जो आता है वो 1919 में आता है, वॉर खत्म हो गई, है ना भैया। एक्सपेक्टेशन थी कि कॉन्स्टिट्यूशनल कंसेशंस कुछ मिलेंगे, गवर्नमेंट कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा चीज़ों के साथ आएगी, लेकिन यहाँ तो उल्टा रिप्रेसिव एक्ट आ गया। नेशनल स्टैंड को कर्ब करने के लिए, नेशनलिज्म को कर्ब करने के लिए रोलेट एक्ट बनाया गया। रोलेट एक्ट बोले तो नो अपील, नो अपील, नो वकील, नो दलील, फैसला ऑन द स्पॉट। पिक्चर का डायलॉग है, ठीक है, लेकिन भैया ये चीज़ यहाँ पर फिट बैठ रही है, यहीं से आया था। नो अपील, नो वकील, नो दलील। किसी को भी पुलिस ने अगर अरेस्ट कर लिया ऑन द चार्जेस, ठीक है, तो भैया ना तो वो कहीं अपील कर सकता, ना उसको कोई डिफेंड कर सकता, और ना ही वो कोई भी अपनी दलील दे सकता, बस सीधे डिसीजन। भैया ये तो बहुत बुरा लॉ है, फ्रीडम जो है कर्ब कर रहा है, सिविल लिबर्टीज़ को कर्ब कर रहा है। गांधी जी ने इसके अगेंस्ट में फरवरी 1919 में नेशन वाइड स्ट्राइक अनाउंस कर दी। गांधी जी ने कहा कि हम 6 अप्रैल 1919 को स्ट्राइक करेंगे। 1919 को हम लोग ऑल इंडिया स्ट्राइक ऑब्जर्व करेंगे, यानी कि भारत बंद का ऐलान कर दिया। ठीक है, ये चीज़, भारत बंद का ऐलान कर दिया। ठीक है, अब क्या हुआ, जैसे ही मालूम पड़ा कि गांधी जी ने भी कुछ ऐसा किया है, ठीक है, गांधी जी ने भी ऐसा कुछ किया है, तो जो यंगर मेंबर थे ना सोसाइटी के, होम रूल लीग में जो सब लोग जुड़ गए थे, ठीक है, और पैन इस्लामिस्ट जितने भी थे, वो सब इस सत्याग्रह सभा का पार्ट बन गए। वो सब इस सत्याग्रह सभा का पार्ट बन गए। ठीक है, ये चीज़। और उन्होंने कहा कि अब हम स्ट्राइक करेंगे, सिविल डिसोबे करेंगे स्पेसिफिक लॉज का, फास्टिंग करेंगे, प्रेयर करेंगे, अरेस्ट अपने आप को कराएंगे, इम्प्रिजन कराएंगे। एकदम से रेडिकल चेंजेस आ गया, एकदम से रेडिकल चेंजेस आ गया मासेस में, क्योंकि अब तक तो ये था करना है करना है करना है करना है, तो मासेस को भी लगता था कि हाँ करना है, पर कैसे करना है, कैसे करना है, रास्ता क्या है, ठीक है, वो नहीं पता था। जैसे लोग बोलते हैं ना पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, कैसे पढ़ना है किसी को नहीं पता, बस पढ़ना है। भाई कैसे पढ़ना है, तरीका भी तो होता है ना हर चीज़ का यहाँ पर। तो भैया बिल्कुल सेम यही चीज़ थी कि भाई हमको लड़ना तो है, हमको फ्रीडम तो चाहिए, पर कैसे मिलेगी। तो कैसे का जवाब उनको मिल गया, यानी कि भैया यहाँ पर लोगों को, मासेस को एक डायरेक्शन मिल गया। ठीक है, कि अब उनको एक्ट कैसे करना है, उनको जाना कैसे, उनको काम क्या करना है, मीन्स हाउ दे कुड एक्ट। वर्बल एक्सप्रेशन नहीं है, है ना, बस वर्बल एक्सप्रेशन नहीं है। देखो ये सभी लोग बोलते हैं अरे बाप रे बाप इतना पढ़ना पड़ेगा, ये पढ़ना पड़ेगा, वो पढ़ना पड़ेगा, ऐसे पढ़ना है वैसे पढ़ना है, ठीक है, इतना पढ़ना है, ये पढ़ना है वो पढ़ना है। अरे मेरे भाई कैसे पढ़ना है ये भी तो बता दो। भाई सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम दे रहे हैं भाई, क्रैक करना है ना, कैसे करना है ये भी बता दो, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है ये भी बता दो। ठीक है, तो यस अ वन कैन डू, ये काम कोचिंग करती है, ये काम कोचिंग करती है। ठीक है, ये चीज़ गॉट इट। चलो खैर वो बात की बातें हैं, बाद में करेंगे। अभी यहाँ पर लोगों को
जो है एक्सप्रेशन मिल गया कि अब उनको काम कैसे करना है, एक्ट कैसे करना है। यहाँ पर पीजेंट्स, आर्टिसंस, अर्बन पुअर सब एक हो गए, फार्मर, पीजेंट्स, आर्टिसन, सारा सेक्शन सोसाइटी का एक हो गया। एक वो सेक्शन जो अब तक अनटच्ड था वो आ गया। भाई एजुकेटेड तो पहले से थे, इंटेलिजेंसिया तो पहले ही थी, यूथ पहले से ही जुड़ा हुआ था, लेकिन अब क्या हुआ, अब बाकी के और जितने लोग थे वो भी जुड़ गए जो अब तक अनटच थे। नेशनल मूवमेंट अब एक देखा जाए जो ओरिएंटेशन था वो पूरी तरीके से मासेस का हो गया था, यानी कि अब सिर्फ मास, अब हमारी एक सेना तैयार हो चुकी थी जो कि सैक्रिफाइसेस करने तक को रेडी थी। अभी तक तो सिर्फ हवा में बातें थी, पर अब वो ग्राउंड रियलिटी में कन्वर्ट हो गई थी। उन सबको ये लगता था कि गांधी जी ही हैं, ये उनका उद्धार करेंगे, ये उनको साल्वेशन में लेके आएंगे। ठीक है, सत्याग्रह लॉन्च होना था, मैंने डेट अभी बताई थोड़ी देर पहले, 6 अप्रैल 1919 यहाँ पर। बस गांधी जी ने ये कहा था कि इसे पूरी तरीके से नॉन वायलेंट रखना, लेकिन भैया अभी नॉन वायलेंस का स्वाद चखाना मासेस को थोड़ा सा टाइम लगेगा यहाँ पर। ठीक है, तो बिल्कुल इसी फियर के साथ भी जो मॉडरेट लीडर्स थे उन्होंने एकदम से मासेस को इन्वॉल्व नहीं किया इस ऑर्गेनाइजेशन में। यहाँ पर छोटी सी एक एरर आया, क्या हुआ कि मासेस हो गए वायलेंट। जो मासेस थे, जो यंग लीडर्स थे, वो थोड़े से हो गए वायलेंट। इंस्टेड ऑफ 6 अप्रैल 31 मार्च 1919 को ऑब्जर्व कर ली गई ये ऑल इंडिया स्ट्राइक, और वायलेंट तरीके से ढेर सारे एंटी ब्रिटिश डेमोन्स्ट्रेशंस हुए। ठीक है, ढेर सारे डेमोन्स्ट्रेशंस हुए। ठीक है, जब प्रिंस जॉर्ज इंडिया के अंदर आते हैं इसी टाइम पर 1919 में, नवंबर 1919 में वो इंडिया के अंदर आते हैं, सॉरी उससे पहले आते हैं, फरवरी में ही आते हैं 1919 में, तो उनको भी उनकी भी विजिट को बाइकआउट किया जाता है। ब्लैक मार्चेस, ब्लैक कलर के फ्लैग से जो है उनको जो है ग्रीट किया जाता है। ओहो ओहो भैया, मोस्ट वायलेंट 1857 के बाद का सबसे बड़ा वायलेंट अपसर्ज था पूरे इंडिया के अंदर, जिसमें मोस्ट बैडली इफेक्टेड जो रीजन था दैट वाज पंजाब। अब पंजाब क्यों था, महाराष्ट्र क्यों नहीं था, हाँ यूपी क्यों नहीं था, बंगाल क्यों नहीं था? देखो भैया, पंजाब के बहुत सारे कारण। पहला, एक तो गदर मूवमेंट हो गया, कोमागाता मारो इंसिडेंट वो भी हो गया। दूसरा, बहुत सारे सोल्जर्स, जब वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा था तो उस टाइम पे पंजाब सिख रेजिमेंट जो थी, ठीक है, उसके बहुत सारे सोल्जर्स जो है पार्टिसिपेट किए थे, इम्प्रिजन भी हुए, फिर लेटर ऑन वो टर्न आउट हो गए अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, क्योंकि जर्मनी से जो हमारे नेशनलिस्ट लीडर्स थे वो उन प्रिजनर ऑफ वॉर्स को उन्होंने छुड़वा लिया वहाँ से। ठीक है, और नेशनलिस्ट का फीलिंग आ गया, उनको डिसबैंड भी कर दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर पंजाब के अंदर वायलेंस थोड़ा ज़्यादा हो गया, डिसकंटेंटमेंट बहुत था कि भाई हमारे जितने भी सिपाही थे, जो घर वाले हैं, उनको तुम वहीं छोड़े आए, वॉर लड़ने गए थे और जर्मनी के साथ वॉर हुई तो आप लोग वहीं छोड़े, आपने कुछ किया ही नहीं कि आप उनको फ्री करा पाओ वहाँ से। वॉर तो आप जीत गए ना, तो इन प्रिजनर्स ऑफ वॉर को आपको फ्री कराना चाहिए, भैया ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। प्लस आर्य समाजिस्ट जितने भी थे और भी जो इतने भी जो रिवॉल्यूशनरी लीडर्स थे वो सब बहुत ज़्यादा एक्टिव थे पंजाब रीजन में। ठीक है, तो इसीलिए पंजाब सबसे ज़्यादा वर्स्टली इफेक्टेड था, बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजिव सिचुएशन थी वहाँ पर, डिजीज़ेस बहुत सारे फैलने लगे थे पंजाब के अंदर। ठीक है, ये चीज़, तो उसके लिए भी कोई भी मेजर नहीं लिया, और इसी टाइम पर होती है जलियांवाला बाग मैसेकर, 13 अप्रैल 1919, द ब्लैक डे ऑफ द मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, नाउ क्या होता है मैं आपको बताता हूँ कि वॉर टाइम मेजर, मतलब जो भी रिप्रेसिव मेजर्स हैं वो लिए गए हैं पंजाब के अंदर। कर्फ्यू लगा हुआ है, पर वहाँ के लोकल लोगों को नहीं पता कि कर्फ्यू लगा हुआ है। ठीक है, 2 लीडर हैं पंजाब के जिनको अरेस्ट कर लिया जाता है, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू एंड डॉक्टर सत्यपाल। ठीक है, इन दोनों को अरेस्ट कर लिया जाता है। अब वहाँ के लोग जो है इन लीडर्स के अरेस्ट के प्रोटेस्ट अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करने के लिए इकट्ठा होते हैं जलियांवाला बाग में। कर्फ्यू लगा होता है, वहाँ के लोगों को नहीं पता। अब जलियांवाला बाग को सराउंड घेर लेते हैं जनरल डायर, ओहो आपको पता है जनरल डायर, एंड ही ओपनड फायर। एक ही एग्जिट पॉइंट है, ओपनड फायर, अनआर्म्ड क्राउड के ऊपर गोलियां चलाना चालू। ठीक है, खूब सारे लोग मर जाते हैं। ऑफिशियली देखा जाए तो 1000 है, पर इससे कहीं ज़्यादा है, ये जो अनसिविलाइज्ड ब्रुटैलिटी है
ओहो, पूरा इंडिया हिल जाता है, स्टंड रह जाता है, बोले ये क्या हुआ। ओह, रविंद्रनाथ टैगोर जी यहाँ पर रिनाउंस कर देते हैं अपना नाइटहुड अवार्ड इन प्रोटेस्ट, अवार्ड ही छोड़ दिया, प्रोटेस्ट में ही छोड़ दिया अवार्ड। ठीक है, गांधी जी को समझ में आता है कि बॉस गड़बड़ हो गई, मुझे मेरा मूवमेंट विड्रॉ कर लेना चाहिए, अभी पूरा इंडिया तैयार नहीं है। हाँ, लोकलाइज्ड मैनर में छोटे छोटे पॉकेट्स में मैं ये कर सकता हूँ। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर लास्ट बॉल मतलब एक 6 लगा से 6 रन चाहिए थे जीतने के लिए, 4th बॉल पर 6 लग गया। ठीक है, तो गांधी जी ने कहा कि नहीं यार, हैट्रिक तो ले ली, मैच जीत सकते थे, लेकिन ना, अभी नहीं हो पाएगा, अभी ऐसा नहीं हो पाएगा। एंड ही विड्रू द मूवमेंट ऑन 18 अप्रैल 1919। ठीक इसके 5 दिन बाद वो अपना मूवमेंट रोलेट सत्याग्रह वापस ले लेते हैं। बोलते हैं अभी मासेस तैयार नहीं है, एटमॉस्फेयर इज़ नॉट कंड्यूसिव, अभी सिर्फ वायलेंस है, लोगों के अंदर गुस्सा भरा है, इनको थोड़ा पहले शांत करना है ना, पहले इनको तो है शांत करना है, इन्हें जो है ट्रेन करना है। ठीक है, उसके बाद फिर हम मूवमेंट स्टार्ट करेंगे, उसके बाद फिर हम मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। अब जलियांवाला बाग मैसेकर का जो अनजस्टिस है उसके लिए एक हंटर कमेटी अपॉइंट की जाती है, जो अपनी रिपोर्ट पे जो पेश करती है, रिपोर्ट लेकर के आती है। रिपोर्ट में जनरल डायर का जो ये एक्ट है, ठीक है, उसे कंडेम तो किया जाता है, लेकिन कोई भी डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं लिया जाता। इंडियंस भी कंडेम करते हैं, ठीक है, अपनी कमेटी बनाते हैं, CR दास, MR जयकर, मोतीलाल नेहरू, गांधी जी, ये सब में होते हैं, बस क्रिटिसाइज़ करके छोड़ देते हैं। हाइट तो तब हो जाती है जब वो केस उनके ऊपर जब सूट फाइल की जाती है अगेंस्ट जनरल डायर। तो मॉर्निंग पोस्ट नाम का एक न्यूज़पेपर है, मॉर्निंग पोस्ट, ठीक है, मॉर्निंग पोस्ट नाम का एक न्यूज़पेपर है जो 30,000 स्टर्लिंग इकट्ठा करके जनरल डायर को देता है कि भैया अपना केस लड़ लो। हाइट है, ठीक है। तो दिस बिकेम वन ऑफ द मेजर कॉज फॉर द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। अभी हम देखेंगे आगे, ठीक है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, गॉट इट। तो ये था सीन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से पहले का, ठीक है। अब इसी बीच में 1917 में आ जाता है मोंटेग्यू स्टेटमेंट, और उसी के अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ये पास होता है। मोंटेग्यू स्टेटमेंट बोलते हैं कि अब हम इंडिया में रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट स्टैब्लिश करेंगे, गवर्नमेंट स्टैब्लिश करेंगे, इसीलिए इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कहा जाता है, रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, ठीक है। अब ये ब्रिटिश पॉलिसी है, अब यहाँ पर इंडियंस का पार्टिसिपेशन चाहिए, ठीक है। अब हम लाएंगे हर ब्रांच में एडमिनिस्ट्रेशन के सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस इंडिया के अंदर स्टैब्लिश करेंगे। तो एक तरीके से देखा जाए तो इस एक्ट से थोड़े से मॉडरेट्स की जो डिमांड थी, ठीक है, वो कुछ फुलफिल होना शुरू हो गई, ठीक है। तो उनमें खुशी की लहर दौड़ गई, पर नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है भैया, अभी पूरा इंडियन सीन चेंज हो चुका है, पूरा इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो स्टैंड है वो पूरा का पूरा चेंज हो चुका है। हालांकि ये स्टेटमेंट आता है, कांग्रेसमैन खुश हो जाते हैं, और जो भी एग्जिस्टिंग मूवमेंट है वो फिजल्ड आउट होना शुरू होते हैं, जिनमें से सबसे प्रोमिनेंट था होम रूल मूवमेंट, ठीक है, होम रूल मूवमेंट। तो ये मोंटेग्यू स्टेटमेंट है, ये ध्यान रखिएगा, मोंटेग्यू स्टेटमेंट, ठीक है। ये चीज़ इंडिया ने ऑब्जेक्शन उठाया कि भैया कोई टाइम फ्रेम नहीं है, कब तक दोगे, वाकई में कुछ भी नहीं था, टाइम फ्रेम था ही नहीं, और नेचर कैसा होगा, ठीक है। ब्रिटिश गवर्नमेंट प्रिपेयर तो खैर नहीं थी, अगेन इट वाज अ कैरेट एंड स्टिक, अगेन इट वाज अ कैरेट एंड स्टिक, ठीक है। मोंटेग्यू जो है रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट अनाउंस तो कर देते हैं, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंगली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जो एक्ट है वो इनेक्ट कर दिया जाता है। इसके फीचर्स सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रोविंशियल डायरकी, प्रोविंसेस में यानी कि स्टेट्स में डायरकी, डुअल रूल ये स्टैब्लिश कर दिया जाता है, जिसमें एग्जीक्यूटिव्स का रूल और पॉपुलर मिनिस्ट्रीज का रूल, ठीक है। यानी कि प्रोविंसेस में गवर्नमेंट बनेगी, जिसका हेड होगा गवर्नर, जिसका हेड होगा गवर्नर, ठीक है। लेजिस्लेटिव काउंसिल का हेड होगा गवर्नर, ठीक है। लेजिस्लेटिव काउंसिल में बॉडीज होंगी, ठीक है, ये एग्जीक्यूटिव बॉडी एंड द पॉपुलर मिनिस्टर्स। एग्जीक्यूटिव काउंसिलर जितने भी होंगे वो सब गवर्नर के होंगे, और वो अपॉइंटेड होंगे बाय द गवर्नर ओनली, ठीक है। जनरली ब्यूरोक्रेट्स और यूरोपियंस ही एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स होते हैं। पॉपुलर मिनिस्टर्स ये इलेक्टेड होंगे। पहली बार डायरेक्ट इलेक्शन जैसा जो वर्ड है वो इन प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स में यूज़ किया गया इलेक्शन में, ठीक है। नाउ डायरकी का मतलब क्या होता है, डायरकी यानी कि डुअल रूल,
जितने भी सब्जेक्ट्स हैं जिन पर लॉ बनाए जाते हैं उन्हें दो पार्ट में डिवाइड किया गया, रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स एंड ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स। रिजर्व सब्जेक्ट्स में आ गए लॉ एंड ऑर्डर है, फाइनेंस है, लैंड रेवेन्यू है, इरिगेशन है। ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स में गवर्नमेंट, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, एक्साइज, यानी कि जिनमें खर्चा करना है, पैसा करना है, डेवलप करना है। रिजर्व सब्जेक्ट जितने भी हैं वो गवर्नर एडमिनिस्टर करेंगे विद द हेल्प ऑफ ब्यूरोक्रेट्स, और ट्रांसफर सब्जेक्ट्स मिनिस्टर्स को दे दिए गए। मीन्स मिनिस्टर्स गॉट रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट एनी पावर। और मिनिस्ट्रीज के अगेंस्ट में अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन आ गया तो मिनिस्ट्रीज रिजाइन करना पड़ेगा। एग्जीक्यूटिव काउंसलर जितने भी हैं दे आर नॉट एट ऑल रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। ठीक है, ये चीज़ अगेन कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल, गवर्नर रूल एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब थे। दूसरा, सेपरेट इलेक्टोरेट एक्सटेंड कर दिया गया, सिख्स को, एंग्लो इंडियंस को। ठीक है, राइट टू वोट ये जो फीमेल्स को था ये डिनाई किया गया, सॉरी दे दिया गया यहाँ पर। ठीक है, और थोड़ा सा फ्रीडम ऑफ स्पीच भी इंजॉय ये करने लगे। ठीक है, ये चीज़ सेंट्रल गवर्नमेंट में अब यहाँ पर चेंजेस आते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट में दो हाउस बना दिए गए, अपर हाउस एंड लोअर हाउस। लोअर हाउस को कहते थे सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली और अपर हाउस को कहा जाता था काउंसिल ऑफ स्टेट्स। अरे भाई वो राज्यसभा अपना। ठीक है, ये चीज़ गॉट इट। यहाँ पर इंडियंस को जो है मौका मिला, वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल 8 मेंबर की हो गई, जिसमें से 3 इंडियन होंगे। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बाई कैमरल अरेंजमेंट यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर दिया गया। ठीक है ना, सेंट्रल असेंबली जो थी इसकी लाइफ थी 3 इयर्स। ठीक है, और काउंसिल ऑफ स्टेट्स थी इसकी लाइफ थी 5 इयर्स, और ये परमानेंट हाउस था, नॉट सब्जेक्टेड टू डिसोल्यूशन बट रिटायरिंग। हर 2 साल में 3 साल में इसके मेंबर्स रिटायर होते थे। ठीक है, ये चीज़ गॉट इट। तो यहाँ पर बाई कैमरल लेजिस्लेचर स्टैब्लिश किया गया। प्रोविंसेस में बाई कैमरल लेजिस्लेचर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से इंट्रोड्यूस किया गया। अब यहाँ पर पावर ही पावर है। गवर्नमेंट जो है क्वेश्चंस पूछ सकती है, सप्लीमेंट्रीज आ सकते हैं। 75% तक का जो बजट है वो अभी भी वोटेबल नहीं है, लेकिन फिर भी बजट में कुछ पार्ट्स वोटेबल हैं। इंपॉर्टेंट कमिटीज़ में अब इंडियंस आ सकते हैं, फाइनेंस की भी कमिटीज़ हैं। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है अब उसको ब्रिटिश एक्सचेकर पे करेगा। अभी तक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और उसकी काउंसिल की जो पैसा था, जो रेम्यूनरेशन था, वो इंडिया से जाता था, लेकिन इस एक्ट के अकॉर्डिंगली अब वो ब्रिटेन से ही पे किया जाएगा, इंडिया से नहीं जाएगा। चलो कुछ पैसा बचा तो सही। ठीक है, ये पार्ट। ड्रॉबैक्स था, फ्रेंचाइजी बहुत लिमिटेड थी, बिकॉज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, 2 डायरेक्ट इलेक्शन तो आ गए, पर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी जो थी मींस वोटिंग राइट हर किसी को नहीं था। वोटिंग राइट जो है वो हर किसी को नहीं था। ठीक है, फ्रेंचाइजी किसके बेस पर थी? इनकम के बेस पर, एजुकेशन के बेस पर। ठीक है, इसके बेस पर फ्रेंचाइजी थी। ठीक है, सेंटर का कंट्रोल था ही नहीं वाइसरॉय के ऊपर, लेजिस्लेचर का, ना ही उनकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल पर। डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट्स भी सेटिस्फैक्ट्री नहीं थे। एलोकेशन जो भी सीट्स का था इन द प्रोविंसेस, इन द सेंट्रल असेंबली, वो भी ऑन द बेसिस ऑफ इम्पॉर्टेंस। जैसे बॉम्बे है फाइनेंशियल प्रोविंस था तो उसको ज़्यादा वेटेज, पंजाब है सिक्योरिटी पर्पज से तो उसको ज़्यादा वेटेज। ठीक है, ये चीज़। ठीक है, ये चीज़। प्रोविंसेस में भी पुलिस, प्रेस, जस्टिस ये सब रिजर्व कर दिए गए थे, इरैशनल था। ठीक है, प्रोविंशियल मिनिस्टर्स का कोई कंट्रोल नहीं गवर्नर के ऊपर, ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर। तो एक तरीके से देखा जाए तो डायरकी जो है वो वर्क ही नहीं किया, डायरकी ने जो है वो वर्क ही नहीं किया। ठीक है, ये चीज़ गॉट इट। तो ये था हमारा क्या कहते हैं इसको, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ठीक है, अब एक नया मूवमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट मूवमेंट, खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ठीक है, क्या भैया? खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नाउ 1919 और 22 का ये जो पीरियड है ये इस मूवमेंट का टाइम है, खिलाफत मूवमेंट का। ठीक है, जो कि 2 सेपरेट इश्यूज के साथ इमर्ज्ड होता है। ठीक है, और ये नॉन वायलेंट कोऑपरेशन मूवमेंट है, नॉन वायलेंट कोऑपरेशन मूवमेंट है। ग्राउंड्स खुद ब्रिटिशर्स इसके लिए प्रोवाइड करते हैं, ग्राउंड्स खुद ब्रिटिशर्स इसके लिए प्रोवाइड करते हैं। इस मूवमेंट का सबसे बड़ा खास बात है हिंदू मुस्लिम यूनिटी, हिंदू मुस्लिम यूनिटी। 1857 के रिवोल्ट के बाद में अगर हिंदू मुस्लिम यूनिटी कहीं देखी गई है,
अगर कहीं देखी गई है तो वो सिर्फ और सिर्फ ये मूवमेंट है, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ यही मूवमेंट है। इसके 1857 और इस मूवमेंट के बीच में बहुत कम, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर, और इसके बाद में तो रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट, ठीक है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट, ठीक है, ये चीज़। अब खिलाफत, यहाँ पे ये वर्ड आप देख रहे हो खिलाफत, ये खिलाफत बेसिकली खलीफा से निकला है, खिलाफत मूवमेंट से, जो कि इंडिया से रिलेटेड नहीं है, इंडियन पॉलिटिक्स से रिलेटेड नहीं है, लेकिन ये था इमीडिएट कॉज, ये था इमीडिएट कॉज फॉर द खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। क्या भैया? फॉर द खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ठीक है, ये चीज़। नाउ क्या था बैकग्राउंड? बहुत सारे इवेंट्स हैं, है ना, गवर्नमेंट्स की जो जेनरॉसिटी है इंडियन सब्जेक्ट्स में, ये चीज़। नाउ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिसकंटेंटमेंट शुरू होता है। इकोनॉमिक, ये तो है ही इकोनॉमिक। क्यों भैया इकोनॉमिक है? क्योंकि जो पोस्ट वॉर ईयर्स हैं, यहाँ पर प्राइस हाइक हो गया कमोडिटीज़ का, प्रोडक्शन डिक्रीज हो गया, बर्डन बढ़ गया टैक्स का और रेंट का, हर सेक्शन सोसाइटी का सफ़र करने लगा इकोनॉमिकली। फिर रोलेट एक्ट आ गया, जलियांवाला बाग मैसेकर आ गया, वहाँ पर जितने भी ब्रूटल सेपरेशंस हैं, हंटर कमीशन की रिपोर्ट आ गई, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, ठीक है, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स ये आ गए, जिसमें डायरकी फेल कर गई, सेटिस्फैक्शन मिला ही नहीं, सेटिस्फैक्शन मिला ही नहीं, ठीक है। पोस्ट वॉर से पहले के भी बहुत सारे डेवलपमेंट थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, जैसे लखनऊ पैक्ट का होना, जहाँ पर इंडियन मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस एक साथ आ गई, अपनी जॉइंट डिमांड्स प्ले कर रही हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो जितने भी सेक्शंस थे सोसाइटी के, वो सब ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट में आ गए। रेडिकल नेशनलिस्ट लाइक मोहम्मद अली, अबुल कलाम आज़ाद, हाकिम अजमल खान एंड हसन इमरान, ये ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल हो गए कंजर्वेटिव अलीगढ़ स्कूल के जो मुस्लिम्स थे उनके अगेंस्ट में, जो कंजर्वेटिव मुस्लिम्स थे। यंगर एलिमेंट्स जो था उसने नेशनलिज्म को प्रमोट करना शुरू कर दिया। जितने भी इंपीरियलिस्ट सेंटिमेंट्स थे, यस इंपीरियलिस्ट सेंटिमेंट्स थे, वो सब एंटी होते चले गए। अब एटमॉस्फेयर था और इसको चार्ज एटमॉस्फेयर में स्पार्क का काम किया खिलाफत इशू ने। अरे भाई मैंने आपको कल भी बताया था कि भाई ये इंडियन मुस्लिम लीग और कांग्रेस क्यों नज़दीक आए, जस्ट बिकॉज ऑफ टर्की, है ना, टर्की वर्सेस ब्रिटेन वॉर था ना, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रही थी। अब वर्ल्ड वॉर खत्म हो गई तो ट्रीटी भी हो गई, तो ट्रीटी ऑफ सेवरेस होनी थी, ठीक है। अब वॉर खत्म हो गई, ट्रीटी ऑफ सेवरेस साइन होनी थी। टर्की क्या है? कैलिफ का प्लेस है, मुस्लिम्स का जो पायस हेड है उनकी गद्दी है, उनका प्लेस है, उनकी जगह है। तो भाई मुस्लिम्स ने कहा कि भाई अब हमारा जो कैलिफ है वो हार तो गया है वॉर, तो उनके साथ आप हार्शली बिहेव नहीं करोगे, लीनियंसी बरतोगे, ठीक है। पर ब्रिटिशर्स ने ये किया ही नहीं। तो एंड यस, दिस प्रोवाइडेड द स्पार्क, दिस प्रोवाइडेड द स्पार्क। तो खिलाफत इशू, इट प्रोवाइडेड द स्पार्क टू द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, द डेवलपमेंट ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ठीक है। क्या था खिलाफत इशू? ठीक है, क्या था खिलाफत इशू? कि जो ट्रेडिशनल मुस्लिम खिलाफत इशू, ठीक है, बिकॉज दे वर एंगर्ड, जितने भी ट्रेडिशनल मुस्लिम से दे गॉट एंगर्ड बाय द ट्रीटमेंट मेटेड आउट टू द टर्की, ठीक है, ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। इंडियन मुस्लिम्स ये थे या ऑल ओवर द वर्ल्ड, उनके पास उनका स्पिरिचुअल लीडर थे कैलिफ, ठीक है, तो उनकी सिंपैथी टर्की के साथ ही है ना। टर्की अलाइड पावर्स के साथ था, जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया में। वॉर एंड हुई, ईस्टर्न एटीट्यूड रखा टर्की के खिलाफ, टर्की को डिसमेंबर्ड कर दिया गया, ठीक है, खलीफाशिप की पावर रिमूव कर दी गई। अब मुस्लिम्स जो हैं ऑल ओवर दी वर्ल्ड वो सब बुरा मान गए। क्या हुआ? वो सब बुरा मान गए, ठीक है, ये चीज़। उन्होंने कहा कि भैया ठीक है, अब वॉर था जो भी था ठीक है, ओवर हो गया, खलीफा का कंट्रोल रहने दो मुस्लिम वर्ल्ड के ऊपर, सेक्रेट प्लेसेस के ऊपर, और उसको इतना दे दो कि सफिशिएंट टेरिटरीज कि वो अपना काम चला सकें, रूल कर सकें। लेकिन 1919 में तो ऐसा कुछ भी नहीं। ट्रीटी ऑफ सेवरेस साइन हुई, भैया अब तो एक्शन की ज़रूरत है, तो एक खिलाफत कमेटी बनाई गई। 1919 फरवरी 1919 में एक खिलाफत कमेटी बनी बाय द अली ब्रदर्स, मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना शौकत अली। ध्यान है, मैंने कल आपको बताया था कि इनके पेपर भी हैं कॉमरेड के नाम से, ध्यान रखना, ठीक है। मौलाना आज़ाद भी हैं, उनका न्यूज़पेपर है अल हिलाल, ये ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर तो शौकत अली, मोहम्मद अली, ठीक है, मौलाना आज़ाद, हाकिम अजमल खान, हसरत मोहानी
डॉक्टर एम ए अंसारी, तो ये सब जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट को अपना एटीट्यूड चेंज करने के लिए कंपेल करते हैं, फोर्स करते हैं, और नहीं होता कुछ भी चेंजेस तो एक ग्राउंड तैयार है। ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी का इस्टेब्लिशमेंट होता है। क्या भैया? ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी का इस्टेब्लिशमेंट होता है। एक कॉन्फ्रेंस होती है दिल्ली में नवंबर 1919, और यहाँ पर ब्रिटिश गुड्स के बाइकआउट का कॉल दिया जाता है। अब यहाँ पर ब्रिटिश गुड्स के बाइकआउट का कॉल देने वाला कौन है? नाम है हसरत मोहानी। हसरत मोहानी ये ब्रिटिश गुड्स के बाइकआउट का कॉल देते हैं। खिलाफत लीडर्स क्लियरली बोल देते हैं कि अगर वॉर पीस टर्म के फेवरेबल नहीं हुए तो तैयार रहे गवर्नमेंट, हम हमारा सारा कोऑपरेशन रोक देंगे गवर्नमेंट के साथ, यानी कि हम पूरी तरीके से नॉन कोऑपरेट करेंगे, हम गवर्नमेंट का साथ बिल्कुल नहीं देंगे, नॉन कोऑपरेशन होंगे। गांधी जी को इस खिलाफत कमेटी का बना दिया जाता है प्रेसिडेंट, और गांधी जी को मिलता है मौका। वो बोलते हैं कि यार इतनी इससे अच्छी जगह हमको नहीं मिलेगी जहां पर हम एक यूनाइटेड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है स्टार्ट कर सकते हैं अगेंस्ट द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को कंपेल कर सकते हैं कि भाई आपको हमारी मांगे माननी ही पड़ेंगी, हमारी सारी विशेष को पूरा करना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी हिंदू मुस्लिम से एक साथ हैं, पूरा इंडिया एक साथ है। ठीक है, अब गांधी जी को पता था कि अगर हमको इस खिलाफत मूवमेंट को सक्सेसफुल बनाना है तो कांग्रेस के साथ की हमको होगी ज़रूरत। ठीक है, हमको पड़ेगी ज़रूरत। और गांधी जी ने कहा कि भैया कंडीशन सूटेबल हैं, एक सत्याग्रह मूवमेंट लॉन्च किया जा सकता है खिलाफत इशू के ऊपर, एक नया पॉलिटिकल एक्शन, एक नया फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल एक्शन लिया जा सकता है। अब कांग्रेस के पास गांधी जी जाते हैं, कांग्रेस इस आइडिया को डिनाई कर देती है। यस, तिलक जो है वो इस आइडिया को डिनाई कर देते हैं, बोलते हैं नहीं, रिलीजियस ग्राउंड्स के ऊपर जो है, रिलीजियस ग्राउंड्स के ऊपर जो है हम कोई भी मूवमेंट स्टार्ट नहीं करेंगे। अब क्या करें गांधी जी बेचारे? तो गांधी जी मूवमेंट तो स्टार्ट कर देते हैं और ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी से खिलाफत इशू स्टार्ट हो जाता है। एक और मज़े की बात बताता हूँ आपको कि जब ये कमेटी जो है खिलाफत इश्यूज़ के अकॉर्डिंगली, खिलाफत खलीफा के अकॉर्डिंगली ये खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट करती है, तो मिस्टर मोहम्मद अली जिन्नाह है ना, मिस्टर मोहम्मद अली जिन्नाह, ठीक है, ये पर्सन, ये जो है ये अगेंस्ट में होते हैं। यस, ही वॉज अगेंस्ट खिलाफत मूवमेंट, ही वॉज अगेंस्ट खिलाफत मूवमेंट। ठीक है, क्या? ही वॉज अगेंस्ट खिलाफत मूवमेंट। ठीक है, वो सेकुलरिज्म की तरफ ज़्यादा डाइवर्टेड होते हैं इस टाइम पर। ठीक है, अब पता नहीं बाद में ऐसा क्या हुआ जिससे वो थोड़े से स्ट्रिंजेंट हो गए। लेट्स सी, देखेंगे हिस्ट्री में जैसे जैसे प्रोग्रेस कर रहे हैं वैसे। ठीक है, तो अब यहाँ पर पॉलिटिकल फॉर्म, एक यूनाइटेड फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल एक्शन की तैयारी पूरी है। मैंने क्या कहा? तिलक अपोज है। ठीक है, ये चीज़ गांधी जी लेकिन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं और उसमें वो काउंसिल्स के भी बाइकआउट की बात करते हैं। पर बाद में जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आ जाता है, पब्लिश हो जाता है, हंटर कमीशन की रिपोर्ट पब्लिश हो जाती है, तो कैलकाटा सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, कैलकाटा सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1919 इस मूवमेंट को एंडोर्स कर दिया जाता है। गवर्नमेंट कांग्रेस डिसाइड करती है दैट इट विल पार्टिसिपेट इन द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। 1 अगस्त 1920 ये डेट डिसाइड की जाती है टू फॉर्मली लॉन्च अ यूनाइटेड खिलाफत नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। बट अनफॉर्चुनेटली ये मूवमेंट उस डेट को शुरू नहीं हो पाता, क्योंकि जो है डेथ हो जाती है बाल गंगाधर तिलक की, और 30 अगस्त से फिर खिलाफत कमेटी जो है इस मूवमेंट को स्टार्ट करती है। कांग्रेस जो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट प्रोग्राम में इसीलिए आती है, क्यों? क्योंकि हिंदू मुस्लिम यूनिटी एक फैक्टर तो ये हो ही गया। ठीक है, एक फैक्टर तो ये हो ही गया। साथ ही साथ में मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट और हंटर कमीशन की रिपोर्ट। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस पूरे मूवमेंट का ये है कि जितने भी सेक्शंस हैं सोसाइटी के, जितने भी सेक्शंस हैं सोसाइटी के, वो सब अब एक साथ आ गए। यस, नेशनल मूवमेंट में एक साथ लड़ने के लिए आ गए, अपने राइट्स के लिए, क्योंकि उनको पता है कि कॉलोनियल रूल ही है
उनकी सारी, यानी कि जो पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस का जो एम था, जो मॉडरेट लीडर्स ने उठाया था, वो एक तरीके से अब पूरी तरीके से फुलफिल होते जा रहा है। ठीक है, पूरे के पूरे मासेस जो हैं वो एजुकेट होते जा रहे हैं, और मासेस को यानी कि कॉमन मैन को पता है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे कैपिटलिस्ट हो, चाहे ट्राइबल हो, चाहे वुमेन हो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे फार्मर हो, सबको मालूम है कि उसकी जो कंडीशन है, इसके पीछे कारण ब्रिटिश रूल है, उसके इकोनॉमिक मिजरीज का कारण ब्रिटिश रूल है। समझ गए ये चीज़? गॉट इट? ये पार्ट ठीक है। अब कांग्रेस कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रगल में भी फेथ खो दिया है ना, ये चीज़ 1920 में एक जॉइंट हिंदू मुस्लिम डेपुटेशन भेजा जाता, भैया ठीक है करके देख लेते हैं, कोशिश कर लेते हैं, लेकिन वो भी एबॉर्टिव मिशन, कुछ हासिल नहीं होता, कुछ भी उनको हासिल नहीं होता। और गांधी जी जो है बोलते हैं कि जब तक पंजाब रॉन्ग्स, यानी कि जो पंजाब में हुआ खिलाफत रॉन्ग्स, ठीक है, जब तक जो है हमारे फेवर में नहीं देते इनके जजमेंट, तब तक जो है तब तक जो है ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलता रहेगा। जून 1920 में एक ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस होती है, जहां पर एंडोर्स किया जाता है बाइकॉट ऑफ स्कूल्स, कॉलेजेस, लॉ कोर्ट्स, और गांधी जी को बोलते हैं कि भैया आप लीड करो, आप लीड करो। यहीं पर होम रूल मूवमेंट या होम रूल लीग्स जो बने होते हैं ना, उनको स्वराज्य सभा के नाम पे मतलब 1920 में गांधी जी को मतलब वो मर्ज हो जाते हैं, गांधी जी उनके हेड बन जाते हैं और नाम रीनेम कर दिया जाता है स्वराज्य सभा। ठीक है, गांधी जी यहाँ पर स्लोगन देते हैं, लोगों से बोलते हैं, अर्ज करते हैं कि भाई मुझे 1 साल दे दो, गिव मी 1 ईयर, आई विल गेट स्वराज फॉर यू। ठीक है, लेकिन मेरे तरीके से आपको जीना वो करना पड़ेगा। तो 31 अगस्त को खिलाफत कमेटी एक कैंपेन स्टार्ट कर देती है, ये मूवमेंट स्टार्ट कर देती है। ठीक है, सितंबर 1920 में एक स्पेशल सेशन होता है कलकत्ता में, कांग्रेस अप्रूव कर देती है इन सारी चीज़ों को। ठीक है, और बाइकॉट का प्रोग्राम ये है, जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स एंड कॉलेजेस हैं इन सबको बाइकॉट किया जाएगा, जितने भी लॉ कोर्ट्स हैं इनको बाइकॉट किया जाएगा, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को बाइकॉट किया जाएगा, जो कि 1919 के अकॉर्डिंगली इलेक्शंस होने हैं, इनको बाइकॉट किया जाएगा, फॉरेन क्लोथ्स को बाइकॉट किया जाएगा, खादी को लिया जाएगा। ठीक है, ये चीज़ जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, ऑनर्स हैं, टाइटल्स हैं, उन सबको छोड़ दिया जाएगा, उन सबको रिनाउंस कर दिया जाएगा। और ये कि अगर गवर्नमेंट हमारी बात नहीं मानती है साल भर में, तो हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करेंगे, हम सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। देखो भैया दोस्तों, यहाँ पर देख लो, यहाँ पर कहीं पर भी किसी भी टाइप का टैक्स पे ना करना, रेंट ना देना, उसके लिए ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया। यानी कि जो भी सिविल लॉज हैं उनको अभी हमको ओबे करना है। क्या करना है? ओबे करना है, डिसओबे नहीं करना है। लेकिन अगर गवर्नमेंट हमारी बात नहीं मानती है तब हम उसे डिसओबे कर सकते हैं। ठीक है, तब हम उसे डिसओबे कर सकते हैं। गॉट इट? ये चीज़ 1920 में नागपुर सेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो नॉन कॉपरेशन का प्रोग्राम है उसे एंडोर्स करते हैं। एंडोर्स करने के बाद में बोलते हैं कि सेल्फ गवर्नमेंट थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स, जो गोल है ये मिलेगा हमको, मीन्स हमको चाहिए स्वराज। कांग्रेस वर्किंग कमेटी 15 मेंबर्स की इस्टेब्लिश की जाती है। प्रोविंशियल कांग्रेस कमिटीज़ बनाई जाती हैं। 1 रुपये से रिड्यूस करके 4 आनास कांग्रेस की फीस कर दी जाती है, और इससे 1 CR का 1 करोड़ का तिलक स्वराज फंड ये स्टैब्लिश किया जाता है वॉलंटियर्स के लिए। ठीक है, यस, ये पार्ट। अगर गांधी जी ने कहा कि 1 साल में नहीं मिलती है और गवर्नमेंट नहीं मानती, तो वी विल लॉन्च अ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, ये पार्ट। ठीक है, नाउ यहाँ पर कुछ लीडर्स हैं, जैसे मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट, GS करपड़े, बिपिन चंद्र पाल, ये सब कांग्रेस छोड़ के चले जाते हैं और इंडियन नेशनल लिबरेशन फेडरेशन नाम की एक पार्टी बनाते हैं। ठीक है, जो कि माइनर रोल प्ले करती है नेशनल पॉलिटिक्स में, माइनर रोल प्ले करती है नेशनल पॉलिटिक्स में। अब गांधी जी अली ब्रदर्स के साथ मिलकर नेशन वाइड टूर करते हैं। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश किए जाते हैं बाय आचार्य नरेंद्र देव, CR दास, लाला लाजपत राय, जाकिर हुसैन, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, जिसमें जामिया मिलिया इस्लामिया ये अलीगढ़ में, काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ,
बिहार विद्यापीठ, सारे लॉज अपनी प्रैक्टिस छोड़ देते हैं, फॉरेन क्लोथ्स को पब्लिकली बर्न आउट कर दिया जाता है, तिलक स्वराज फंड 1 करोड़ का ये रेज हो जाता है। नवंबर 1921 में जब प्रिंस ऑफ वेल्स इंडिया में आते हैं तब उनको स्ट्राइक्स एंड डेमोन्स्ट्रेशन से उनका जो है स्वागत किया जाता है, उनका वेलकम किया जाता है। 1 फरवरी 1922 में अब गांधी जी डिसाइड करते हैं कि मैं बारडोली से जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करूंगा, बट गड़बड़ हो जाती है। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा इंसिडेंट हो जाता है। ठीक 4 दिन बाद अब क्या होता है मैं तुमको बताता हूँ क्या प्रॉब्लम शुरू हुई। मैंने अभी आपको बताया कि कोई भी सिविल लॉ को डिसोबे नहीं करना है, ठीक है। गांधी जी बोलते हैं कि भैया अगर आप लोगों ने पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज़ नहीं किया, हमारे ऊपर जो सैंक्शंस लगाए उनको रिमूव नहीं किया, हमारी डिमांड्स अगर आपने नहीं मानी तो हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करेंगे बारडोली से। ओहो, रूमर उड़ गया कि गांधी जी ने तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट कर ही दिया है, ठीक है। तो सिविल डिसोबे मतलब जितने भी सिविल लॉज हैं उनको डिसोबे करना, यानी कि अब आपको टैक्स भी पे नहीं करना, कोई चौकीदारी टैक्स नहीं, कोई रेवेन्यू नहीं, कुछ नहीं पे करना। गोरखपुर में यही होता है। गोरखपुर में चौरी चौरा जो विलेज है यहाँ पर चौकीदारी टैक्स कलेक्ट करने के लिए ब्रिटिश ऑफिशियल्स जाते हैं, तो उन ब्रिटिश ऑफिशियल्स को मना कर दिया जाता है और बदले में ब्रिटिश ऑफिशियल जो है वहाँ के जो लोकल पीपल हैं उनको मारते हैं, पीजेंट्स फार्मर्स को मारते हैं और उनको कुछ सीरियस इंजरीज हो जाती हैं। लोगों को गुस्सा आता है, लोग गुस्से में जाते हैं चौरी चौरा और वहाँ पर एक पुलिस स्टेशन को आग लगा देते हैं। उस पुलिस स्टेशन में 23 पुलिसमैन होते हैं और वो सब के सब वहीं पर जल के मर जाते हैं। इस इवेंट से गांधी जी को बहुत दुख होता है और गांधी जी अल्टीमेटली इस मूवमेंट को वापस ले लेते हैं और बोलते हैं द वेरी बिग मिस्टेक आई डिड, ठीक है, बहुत बड़ी गलती मेरे से हो गई। गांधी जी इस मूवमेंट को विड्रॉ कर लेते हैं। उनको अरेस्ट कर लिया जाता है मार्च 1922 में और जेल 6 साल के लिए भेज दिया जाता है। गांधी जी बोलते हैं कि भाई अभी भी लोग जो है नॉन वायलेंस नाम की चीज़ जो है वो अभी तक प्रॉपर तरीके से समझ नहीं पाए हैं, ठीक है। उनको ये लगता है कि चौरी चौरा जैसे हुए इंसिडेंट तो ऐसे और भी इंसिडेंट पूरे नेशन में हो सकते हैं और फिर इन सब मूवमेंट्स को ब्रूटली सप्रेस कर दिया जाएगा बाय द ब्रिटिश फोर्सेस, जैसे 1857 के रिवोल्ट को सप्रेस किया गया था बहुत आसानी के साथ, क्योंकि मासेस पर एक बार अटैक किया, एक बार मारा तो भीड़ को तितर बितर करने में, मीन्स इधर उधर करने में बिल्कुल भी समय उनको नहीं लगेगा। तो जो आर्म्ड माइट है स्टेट का, उसके आगे वो प्रोटेस्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये चीज़ इवन पीसफुली भी जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पर भाई रीज़न कुछ और था। क्या होता है, कोई भी मास मूवमेंट जो होता है ना वो अपना साइन खोने लगता है, अपना जो मोमेंटम है ना वो खोने लगता है विद द पैसेज ऑफ टाइम, ठीक है। विद द पासेज ऑफ टाइम वो अपना टाइम खोने लगता है, ठीक है। ये चीज़ वो सस्टेन नहीं कर सकता हाई पिच पर बहुत लंबे समय तक। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ यार, अभी कोविड का ही मान लो। लास्ट ईयर कोविड आया था ना, है ना, लॉकडाउन लगा था 21 डेज़ का, 21 दिन तो चलो ठीक है चल गया। उसके बाद जब एक्सटेंड हुआ ना तो लोगों के अंदर हलचल मचने लगी, वो बाहर निकलने लगे धीरे धीरे, ठीक है। ये कहीं ना कहीं पूरे इंडिया में उसकी वही कारण था कि वहाँ से वो स्प्रेड होना शुरू हुआ कोविड जो है वो स्प्रेड होना शुरू हुआ, वो कांटेक्ट में आए तो स्प्रेड शुरू हो गया, ठीक है। गवर्नमेंट बिल्कुल भी मूड में नहीं थी किसी भी तरीके के नेगोशिएशन में यहाँ पर इंडिया के नॉट द टाइम ऑफ कोविड बल्कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के टाइम पर, ठीक है। मैंने तो वो खाली आपको जो एग्जांपल दिया था दैट इज़ फॉर द कि मास मूवमेंट जो है वो लंबे समय तक हाई पिच पर नहीं चल सकता, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो था वो स्टार्ट क्यों हुआ था? खिलाफत इशू भी तो था ना उसमें, मेन पार्ट खिलाफत इशू था ना। अब खिलाफत इशू तो ख़त्म ही हो गया, क्यों? क्योंकि खलीफाशिप जो थी कमाल पाशा ने टर्की से अबॉलिश कर दी, टर्की को बना दिया एक सेकुलर स्टेट। नवंबर 1922 में कमाल पाशा, फिर मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने सुल्तान का पावर डिप्राइव किया और टर्की को बना दिया एक सेकुलर स्टेट। खलीफा का क्वेश्चन अपना रेलेवेंस खो बैठा, वहाँ पर लीगल सिस्टम यूरोपियन स्टाइल में बन गया, विमेंस को एक्सटेंसिव राइट मिल गए। येस, टर्की इज़ द ओनली मुस्लिम नेशन, अ सेकुलर मुस्लिम नेशन
ठीक है, यस भैया आप भी तभी वो बोलता है कि भाई मेरे को यूरोप EU में शामिल कर लो, या उसे भी एपिथेट मिला है द सिक मैन ऑफ यूरोप, है ना। तो इस तरीके से, ठीक है, ये 1924 में कैलिफाशिप को पूरी तरीके से अबॉलिश कर दिया गया। पर जो हिंदू मुस्लिम यूनिटी यहाँ पर हमको मिली थी, अब वो फिर दोबारा कभी एक प्लेटफॉर्म पर नहीं आ पाए। कम्युनलिज्म ये इंडिया के अंदर स्प्रेड होना शुरू हो गया। ये चीज़ नेशनलिस्ट सेंटिमेंट सबसे बड़ा आउटकम विमेंस, अर्बन पुअर, स्टूडेंट्स, पीजेंट्स, आर्टिसंस, ट्रेडर्स सबके पास पहुंचा। सबसे अच्छा पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर स्टूडेंट्स एंड विमेन का था। दे लार्जली पार्टिसिपेटेड, इवन द कैपिटलिस्ट ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ठीक है, मिलियंस का पॉलिटिसाइजेशन हो गया, एक्टिव हो गए वो लोग, मिलियंस ऑफ द पीपल। ठीक है, और यहाँ पर ये मामित था कि यूरोपियंस इनविंसिबल मतलब अजय, उनको नहीं जीत सकते। भैया वो ऐसे है ही नहीं, आराम से जीत सकते हैं उनको। बस ये है कि थोड़ा सा डिसिप्लिन्ड मैनर में अब उनके साथ में हमको हमारा कंटेस्ट करना पड़ेगा। इकोनॉमिक क्रिटिक जो था मॉडरेट्स का, ठीक है, जो था, और सेकंड जो सत्याग्रह थ्रू मास स्ट्रगल, ये जो है ठीक है, तो ये सारी चीज़ें स्टैब्लिश हो गई, मिथ हो गई। ठीक है, ये पार्ट, तो ये था हमारा दोस्त नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ठीक है, यस, मेंस के लिए इसके ऊपर अच्छा खासा आंसर लिखने को आ जाता है। मेंस ऑप्शनल में भी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हालांकि उतना डेप्थ में हम लोग नहीं गए। प्रीलिम्स के लिए इतना सफिशिएंट है हमारे लिए। ठीक है, तो आप इतना अच्छे से इसको पढ़ लीजिए, कोई डाउट्स हो तो अपन नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।